अस्सलाम वालेकुम। आज बात करेंगे जो अली कांग्रेस की तरफ से लेटर जो है वो वक्फ अमेंडमेंट बिल के ताल्लुक से भेजा गया था 26 जनवरी को जगदम्बिका पाल जी को और ओम बिरला जी जो स्पीकर हैं लोकसभा के, उनके दो ईमेल एड्रेस पे भेजा गया था। एक जो है वो बार बार उनका ईमेल फुल होने की वजह से वो डिलीवरी बार बार रिपीट हो रही थी और एक बार डिलीवर हो गया था और जगदम्बिका पाल जी को भी ये भेजा गया था। वजह इस लेटर को भेजने की ये थी कि जो भी जब से ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ है तब से अब तक इस पर बहस मुबाहिसे बहुत हुए। जगदम्बिका पाल जी लखनऊ आए तो यहाँ पे भी लोग उनसे मिलने गए, बाहर भी लोग मिलने गए, लेकिन सिर्फ तस्वीरें सामने आई। पब्लिक डोमेन में ये नहीं आया कि जो लोग मिलने गए अगर उनको कुछ खदशात थे तो उन्होंने क्या मुतालिबात किए, और ना ही जो लोग हिमायत कर रहे हैं उन वो ही ये बात इलाबोरेट कर पाए कि किस तरह और क्यों कर वक्फ के लिए ये बिल फायदेमंद है, जैसा कि दावा किया जा रहा है। तो ऐसे में जो हमारे जहन में जो सवाल थे वो हमने एक लेटर के जरिए भेजे हैं और इस लेटर को हम पढ़ करके यहाँ सुना देना चाहते हैं। माननीय गणतंत्र दिवस की शुभकामनाओं के साथ, ये 26 जनवरी को भेजा गया था। माननीय गणतंत्र दिवस की शुभकामनाओं के साथ हम एक भारतीय होने के नाते वक्फ के विषय में आपके समक्ष अपना पक्ष रखना चाहते हैं, जो कि बुद्धिजीवियों, वक्फ के जानकारों और अधिवक्ताओं से इस विषय में की गई चर्चा पर आधारित है। वक्फ की संपत्तियां हमारे देश के नागरिकों की अपनी निजी संपत्तियां थीं, जिसे इन्होंने ईश्वर के नाम पर सामाजिक उत्थान व समाज सेवा के कार्य के लिए वक्फ कर दिया, ताकि उनकी मंशा, उनकी वसीयत के मुताबिक उनकी संपत्ति, उनकी समर्पित संपत्ति से धार्मिक व सामाजिक कल्याण के काम किए जा सकें। इन संपत्तियों का लेखा जोखा एक कानूनी प्रणाली के माध्यम से किया जाता है, जिसे सरकार द्वारा बनाया गया था, जिसे वक्फ अधिनियम के नाम से जाना जाता है। इसी के अनुरूप वक्फ बोर्ड का गठन होता है। सर्वे कमिश्नर सरकारी व्यक्ति ही होता है। इसके उसके एक या एक से अधिक सर्वे के बाद ही वक्फ बोर्ड को रिपोर्ट भेजी जाती है। इस प्रकार सरकारी कानूनी प्रक्रिया के बाद ही कोई संपत्ति वक्फ बोर्ड में दर्ज होती है। अतः ये बात बिल्कुल निरर्थक है कि वक्फ बोर्ड को किसी भी संपत्ति पे कब्जा करने का अधिकार है, जबकि वास्तविकता इसके विपरीत है। अफसोस की बात है कि वक्फ की खराब हालत और उन पर अवैध कब्जे कितनों के नाम निशान और नामो निशान ही मिट चुके हैं। ये इस बात का सबूत है कि वक्फ बोर्ड मुतवल्लियों और वक्फ के जिम्मेदार लोगों ने अपना काम ईमानदारी से नहीं किया और वक्फ बोर्ड खुद ही वक्फ की लूट का जरिया बन गए। ज्ञात हो कि शिया समुदाय की ओर से ही शिया वक्फ बोर्ड के भ्रष्टाचार के कारण इसकी सीबीआई जांच करने की मांग की जा चुकी है। अत्यंत दुख के साथ हम ये कहना चाहते हैं कि ये बिल वक्फ बोर्ड के इन्हीं भ्रष्टाचारियों के लिए तो अच्छा साबित हो सकता है, परंतु वक्फ की हुई संपत्तियों के संरक्षण में ये बिल कोई प्रबल भूमिका नहीं निभा सकता। वक्फ बोर्ड के वक्फ बोर्ड को ऐसे कानून की जरूरत है जो वक्फ बोर्ड के भ्रष्टाचार को मिटा सके, ऐसे कानून की जो वक्फ को ही मिटाने में मददगार साबित हो। वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 के निम्नलिखित बिंदुओं की ओर हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, जो कुछ सवाल खड़े करते हैं। नंबर 1, सर्वे कमिश्नर भी सरकार ही बनाती थी और अब इस काम को कलेक्टर के द्वारा कराया जाएगा। इस परिवर्तन से वक्फ को क्या फायदा होगा? हालांकि ये चीज अब हटा दी गई है। ये लेटर 26 को भेजा गया था, इसमें वापस अब सर्वे कमिश्नर का ही हो गया है। वक्फ के लिए एक पोर्टल बनाना और उसमें वक्फ की सभी संपत्तियों को सूचीबद्ध कराना, ये अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए दिया गया समय बहुत कम है। इस कार्य के लिए 6 साल भी शायद पर्याप्त नहीं है। इसके बाद ये लिखा होना, ये चीज जो बिल में लिखी है मैं उसको पढ़ के सुनाना चाहती हूँ कि नो सूट, अपील और लीगल प्रोसीडिंग्स फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ एनी राइट ऑन बिहाफ ऑफ एनी वक्फ which have not been registered in accordance with the provision of this act shall be instituted or commenced or heard, tried or decided by any court after expiry of a period of 6 months from the commencement of the Waqf Amendment Act 2024। क्या ये वक्फ के हित में हो सकता है? ये जो लिख दिया गया है एक उसी पीरियड के साथ,
क्या ये चीज वक्फ के हित में हो सकती है? ये दूसरा सवाल था हमारा। तीसरा सवाल, महिलाओं को शामिल करना बाकी बात स्वागत योग्य है, परंतु अब इसकी क्या पहले कोई इसकी मनाही थी? बहुत से कब्रिस्तान, मजार, दरगाह वक्फ बाय यूजर हैं, जिनके संरक्षण और सुरक्षा का कोई प्रावधान इस बिल में नहीं है। एक तरफ देश के सभी निवासियों के लिए कानून की एकरूपता की बात होती है, दूसरी तरफ देश के सबसे बड़े अल्पसंख्यक वर्ग के लिए मौजूदा कानून में ही अंतर स्थापित किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, एक देश में 70 से अधिक ट्राइब्यूनल्स हैं, न्यायाधिकरण हैं। क्या सभी का क्षेत्राधिकार ज्यूरिसडिक्शन में वैसे ही चेंज किया जाएगा जैसा कि वक्फ ट्रिब्यूनल्स के ज्यूरिसडिक्शन में किया जा रहा है? क्या अन्य धर्मों की धार्मिक संपदा के रखरखाव के लिए भी कानून में वही शर्तें शामिल की जाएंगी जो वक्फ में की जा रही हैं? यदि उपरोक्त दोनों प्रश्नों का उत्तर नकारात्मक है, तो क्या ये बिल भेदभाव पर आधारित नहीं है? फिर हमने कुछ बातें कही, ये तो हमारे सवाल थे। यदि वक्फ के संरक्षण बेहतर संचालन के लिए सरकार कानून बनाना चाहती है, तो निम्न बातों की ओर ध्यान रखा जाना अत्यंत आवश्यक है। कानून ऐसा हो जिससे वक्फ बोर्ड के अधिकारियों, मुतवल्लियों के कार्य में पारदर्शिता लाई जाए और उनकी जवाबदेही तय हो, यानी अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी जो है वो बढ़ाई जाए। ऐसे कानून बनाए जाए कि जो मुतवल्ली हैं, जो उसके वो हैं, उनकी जो अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी है वो लाई जाए उनके काम में। वक्फ बाय यूजर की सुरक्षा के लिए कानून बनाया जाए। जितने भी वक्फ की संपत्ति हैं, उसको वक्फ करने वाले व्यक्ति की वसीयत का ख्याल रखा जाए, क्योंकि उससे संपत्ति वक्फ इसीलिए की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मंशा वाकिफ है, यानी जिसकी प्रॉपर्टी थी, जिसने प्रॉपर्टी वक्फ की, उसकी विल के अकॉर्डिंग काम होना चाहिए। ये मेरे या किसी और की मर्जी नहीं चलेगी इसमें। जो दे गया अपनी प्रॉपर्टी, इसका काम तो उसको उसी की विल के अकॉर्डिंग मैनेज किया जाएगा। ये जो इसमें जो ये भी सुनने में आता है ना कि इनको जमीन दे दी जाएगी, उनको जमीन दे देंगे, जैसा कि अभी हाल ही में सुनने में आया था कि लोग अपने फॉर्म फिल करें और जो जरूरतमंद होंगे उनको जमीन दी जाएगी। तो क्या यहाँ सवाल ये उठता है कि जिसको वो खुद ना जमीन बांट देता, उसने वक्फ क्यों की? ये अल्लाह के राह में खुद ही लोगों को दे देता जिसने वक्फ की है। तो ये सब चीजें सोचने लायक हैं। मुतवल्लियों और बाकी ओहदेदारों की मनमानी, जैसे आसमान छूती कब्रों की कीमतें, नजर मौला या अन्य किसी नाम पर ले जाने वाली मनमानी कीमतों पर लगाम लगे। ये एक चीज सही नहीं है कि कब्रिस्तान में अगर आप कब्र भी लेने जाइए तो वो जो रसीद दी जाती है वो नजर मौला या किसी और चीज पर ली जाती है। तो ये सब चीजों पर भी लगाम लगनी चाहिए। वक्फ की आमदनी को पारदर्शिता के साथ वक्फ करने वाले की वसीयत के मुताबिक समाज कल्याण में लगाए जाने का प्रावधान हो। ये जो लोग कह रहे हैं ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, ऐसे मैनेज करेंगे, विधवाओं को लाभ मिलेगा, जिसको लाभ मिलना है, जिसके उसकी विल के अकॉर्डिंग जहां जो हो सकता है वो किया जाएगा। विल पहले है। जानकारों का मानना है कि वाकिफ ने अपनी संपत्ति वक्फ की उस समय वाकिफ वक्फ की संपत्ति का मालिक था और राजस्व अभिलेखों को दुरुस्त करना, उसमें वक्फ इंदराज करना आदि की जिम्मेदारी सरकारी अधिकारियों की होती है, जो दुर्भाग्यवश उनके द्वारा अंजाम नहीं दी गई, जिस कारण तमाम वक्फ संपत्ति राजस्व अभिलेखों में दर्ज नहीं है और सरकार राजस्व अभिलेखों से सर्वे कर रही है तथा वक्फ संपत्ति को वक्फ नहीं मान रही है। लिहाजा वक्फनामों में दी गई संपत्ति को रेवेन्यू रिकॉर्ड में जांच करके दर्ज किया जाना चाहिए। मतलब पहले जो दर्ज नहीं है उनको दर्ज कराइए चेक करके, क्योंकि राजस्व में बहुत सारी नहीं आ पाई हैं, लोगों की, अधिकारियों की और वक्फ बोर्ड के लोगों की कोताही की वजह से ऐसा हुआ है। तो पहले तो ये काम होना चाहिए। ये बिल संवैधानिक दृष्टिकोण से भी इस बिल में लिखी गई बातों की समीक्षा की जानी चाहिए, क्योंकि संविधान के जानकारों के अनुसार ये संविधान की अवहेलना करती हैं। यानी कुछ जो कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसका रिव्यू किया जाना चाहिए इस बिल का, क्योंकि कुछ लोगों का मानना है या जो जानकार है उनका मानना है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में जो ह्यूमन राइट्स हैं या जो दिए गए हैं राइट्स, उनकी अकॉर्डिंग नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, खुले तौर पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के खिलाफ है, क्योंकि वक्फ एक धार्मिक कृत्य है जो पर्सनल लॉ मुस्लिम विधि से गवर्न होता है, यानी हमारे धर्म का एक अरकान है जिसकी स्वतंत्रता हमें संविधान देता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता का अधिकार है। इसका मतलब यह है कि भारत में रहने वाला कोई भी व्यक्ति कानून के सामने समान है और कानून के समान संरक्षण पाने का हक रखता है।
ये अनुच्छेद जाति, नस्ल, धर्म, स्थान, लिंग के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव से रोकता है। नंबर 2, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के मुताबिक सभी लोगों को धर्म की आज़ादी का अधिकार है। ये अधिकार नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों को मिलता है। इस अनुच्छेद के अंतःकरण की आज़ादी और धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार शामिल है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों के प्रबंध की आज़ादी से जुड़ा है। यह अनुच्छेद संविधान के 3 भाग में है। इस अनुच्छेद के मुताबिक हर धार्मिक संप्रदाय को नैतिकता, स्वास्थ्य और सार्वजनिक व्यवस्था के अधीन धार्मिक मामलों को प्रबंधित करने का अधिकार है। ऐसे बहुत सारे बिंदु हैं जिन पर विचार किया जाना ज़रूरी है। इस पर भी विचार किया जाना चाहिए कि जहां तक वक्फ बोर्ड के भ्रष्टाचार का सवाल है, तो बोर्ड का गठन सरकार करती है और अपनी ही पार्टी के लोगों को बोर्ड का सदस्य मनोनीत करती है तथा चेयरमैन भी अपना ही आदमी बनाती है। इसलिए ना तो कोई उसकी जांच होती है और ना ही उसकी संपत्ति की जांच होती है कि आखिर उसके पास कितनी संपत्ति कहाँ से आई, कहाँ से आई, कहाँ बोर्डों के चेयरमैन अब तक जो भी कर रहे थे उसकी सीबीआई जांच कराई जाए तो सब कुछ सामने आ जाएगा। यानी जो वक्फ है, वक्फ तो प्री इंडिपेंडेंस उससे भी पहले से चला आ रहा है। लोग अपनी प्रॉपर्टीज को वक्फ कर रहे थे, बाद में ये एक्ट बना और वक्फ बोर्ड तो बाद में बने। तो उन लोगों ने क्या कोताहियां की, क्या कोताहियां सरकार की तरफ से हुई, सरकारी अधिकारियों की तरफ से हुई, जो इस तरह की प्रॉब्लम्स पैदा हुई। और अब उसके लिए ये जो बिल आ रहा है, ये बिल जो है वो वक्फ के संरक्षण में नहीं लगता कि फायदेमंद हो सकता है। चीजें आपके सामने हैं, ये कुछ पॉइंट्स थे, कुछ सवालात थे ज़हन में, जो हमने लिख करके इसको हमने भेजा है 26 को जगदम्बिका पाल जी को भेजा गया और उसके बाद ओम बिरला जी को भी भेजा गया। और उसमें उनके एक ईमेल से तो वो बार बार, क्योंकि मेल फुल है तो बार बार वो डिलीवरी जो है वो उसकी रिपीट हो रही थी, बार बार वापस आ रहा था और वो ऑटो डिलीवरी होती है वो प्रोसेस चल रहा था। तो ये लेटर था जिसको आज मैंने इस वीडियो के जरिए पब्लिक डोमेन में रखा और मैं उम्मीद करती हूँ कि जब ये बिल लोकसभा में आएगा तो मुझे लगता है कि इन पॉइंट्स के ऊपर लोग ध्यान देंगे। तो अपनी जो बात है वो कहनी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि जो सिटीजन्स हैं, स्टेट अथॉरिटीज़ के साथ उनका इंटरेक्शन जो है वो मोटे तौर पर 5 तरह से होता है। कहीं पर वो क्लाइंट्स होते हैं, यानी कि जैसे हॉस्पिटल जाते हैं और जगहों के ऊपर जहाँ हम बेनिफिट लेते हैं सरकार का, तो क्लाइंट्स की हैसियत से। कहीं रेगुलेटरीज की हैसियत से होता है इंटरेक्शन, लाइसेंस वगैरह हमें चाहिए होते हैं, उसमें इसको जो गवर्नमेंट है वो रेगुलेट करती है इन सब चीज़ों को। कहीं जो है वो लिटिगेंट लॉ वगैरह में जाते हैं, जब हम लीगल एड लेते हैं या लीगली जो है वो अपना हमें चाहिए होता है प्रोटेक्शन, या किसी चीज़ को हमें लीगली हैंडल करना है, तो लिटिगेंट्स की हैसियत से। और कभी पार्टिसिपेंट की हैसियत से कि किसी चीज़ जैसे इलेक्शन होता है तो पार्टिसिपेंट्स की हैसियत से जो है वो इंटरेक्शन होता है। और फिर एक होता है प्रोटेस्टर। तो प्रोटेस्ट गलत नहीं होते हैं, ये अपनी बात को रखना या जो बात सही नहीं है उस पर अपनी बात कहना, ये एक मोड ऑफ इंटरेक्शन है। और लेकिन हम देखते हैं कि लोगों में आज ये हो गया है कि वो सिर्फ चाहते हैं कि सत्ता पक्ष के जो लोग हैं हर हर सही गलत को बस तस्लीम करें और उसको प्रोपेगेंडा करें, चाहे सही करें, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, सही है नहीं है, इसमें लग जाते हैं। लेकिन ज़रूरत है इस बात की कि चीज़ों को देखा जाए, जो खदशात इंसान के ज़हन में आते हैं, जो बातें उससे रिलेटेड हमारे ज़हन में आती हैं, हम अपनी बातों को, जो एक रास्ता है हमारे पास, उस रास्ते के ज़रिए अथॉरिटीज़ के सामने रखें कि वो उसके ऊपर गौर फ़िक्र करें, उस पर एक नज़र-ए-सानी करें। और इसीलिए जो है वो हमने ये बात कही, और ये बात सबको इसी तरीके से हर चीज़ में अपनी कॉन्शियसनेस को, अपनी मॉरल कॉन्शियसनेस को यूज़ करना चाहिए, और तभी जो है वो भलाई जो है वो तभी मुमकिन है।